नमस्कार। आप सबका मेरा चैनल ट्रिकी करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है इंदर और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आईबीपीएस, आरबी, पंजाब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम, एसएससी। तो मुझे काफ़ी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का एक्सपीरियंस है। तो अभी मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और करंट अफेयर में क्या होता है, जब हम लोग तैयारी करते हैं करंट अफेयर की, तो हमें पता नहीं होता क्या पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि हम सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। लेकिन जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें उसके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना होता है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आने की ज़रूरी है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो अभी हम आज स्टार्ट करते हैं अगस्त 2025 की अपना जो भी है करंट अफेयर हिंदू के जो रिव्यू हैं उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम चलते हैं, सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ में चलते हैं। तो नेशनल न्यूज़ में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि आरबीआई ने हमारे देश में क्या होता है कि जो पैसे का लेन देन है तो उसको कंट्रोल करना होता है। जो आरबीआई होता है वो एक हमारे देश के जितने बैंक्स हैं, जितने हमारे बैंक्स हैं, सभी बैंक्स का बैंक बोला जाता है। जैसे हम लोग बैंक से पैसे लेने जाते हैं, वैसे ही बैंक्स हैं जो वो कहाँ से पैसे लेते हैं, आरबीआई से। और जो आरबीआई होता है वो पूरे देश में बैंक्स को कंट्रोल करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि पैसे को लेन देन को कंट्रोल करता है कि कितना हमने मार्केट में लिक्विडिटी रखनी है, तो कितनी नहीं रखनी है, उस चीज़ों से कंट्रोल करता है। तो जब भी किसी चीज़ को कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे उसमें टूल रूल जैसे कि मान लो कि पहले क्या हो गया, इसमें कुछ टूल होते हैं जैसे कि रेपो रेट हो गया हमारा, ठीक है जी। पहला टूल हो गया रेपो रेट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, तो ऐसे करके इसके कुछ टूल्स हैं। अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो अभी हम एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से देखें, जैसे तो मान लो कोई बैंकिंग का तैयारी कर रहा है आईबीपीएस के लिए, उसके लिए तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बंदा आईबीपीएस या बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उसको ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। तो क्या है कि आरबीआई है जो उसको बोलते हैं, सबसे पहले तो आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी सभी बैंकों का बैंक है। तो इसकी क्या है कि 56th मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी की, जो 4 अगस्त से 6 अगस्त में हुई है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि इसमें सबसे कि इसका चेयरमैन कौन था। ये चेयरमैन है इसका श्री संजय मल्होत्रा जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब ये मीटिंग होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, ठीक है जी। 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर में से 3 मेंबर होते हैं अपने आरबीआई के, और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है जी। इसमें जो आरबीआई के मेंबर हैं वो है श्री संजय मल्होत्रा जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि कौन अपना इस बार हमारे चेयरमैन हैं। तो उसके अलावा जो है डॉक्टर नगेश, श्री सुगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर डॉक्टर पूरन गुप्ता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा इसमें क्या देखने वाला है कि रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है कि रेट होता है जो जिसपे क्या है कि जो हमारे बैंक्स हैं वो हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, आरबीआई से जिस रेट पे पैसे लेते हैं तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर वही पैसा वापस देते हैं जब उसको आरबीआई को, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्या होता है, ये एक टूल है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो अगर तो मान लो कि रेपो रेट ज़्यादा है
तो रेपो रेट ज़्यादा का मतलब क्या है कि आरबीआई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। उस केस में क्या होगा, बैंक्स है वो अपना पैसा आरबीआई को दे देंगे। आरबीआई को पैसा दे देंगे तो क्या होगा, उनके पास पैसा कम हो जाएगा क्योंकि उनको उधर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, उनके पास पैसा कम है। तो अभी वो मार्केट में पैसा फ्लो नहीं कराएंगे। मार्केट में फ्लो कराने का मतलब क्या है कि आम लोगों को वो कम इंटरेस्ट मतलब कम उन लोगों को देंगे वो लोन वगैरह। तो उससे क्या हो जाएगा, मार्केट में कम लोन में पैसा होगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। पैसा जब कम होगा तो क्या होगा, मार्केट में लोग पैसा ज़्यादा नहीं खर्चेंगे। तो उससे क्या है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने इस बार क्या है, रेपो रेट को चेंज नहीं किया। वो कितनी रखी, 5.50% ही रखी है। ठीक है। और इसके अलावा और इसके टूल होते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है, और इसके अलावा होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट। और जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को लिए ये नंबर याद रखना जरूरी है, 5.50 और 5.250 और 5.75% MGF। ठीक है जी। हाँ, और उसके अलावा क्या होता है कि जो जो इन्फ्लेशन के लिए इन्होंने जो रखना होता है, जो सीपीआई रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट, वो कितने में होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 से लेके 6% के बीच में रहे, तो हमारी जो क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो सही मूव करती है। तो नॉर्मली इन दोनों के बीच में एवरेज अगर 4 के पास रहे तो बहुत अच्छी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखें। तो उसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि क्या है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ये हमारा क्या है, रिजिलियंट ड्रिवन बाय द प्राइवेट कंजप्शन है। और इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर सपोर्टेड बाय स्टडी साउथ वेस्ट माउंटेन, तो इसके कारण ये अच्छी फसल होगी। और कंटिन्यू टू परफॉर्म, सर्विस सेक्टर हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कंस्ट्रक्शन और ट्रेड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, ग्रोथ अनइवन है, कुछ प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग के इसमें क्या है, लैगिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ है, ये इतना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है इतना। हाँ, ये सीपीआई इन्फ्लेशन आप याद रख सकते हो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। और ये आपको बोला था मैंने, 4 के पास होना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन जो होती है, जो हमारी है, वो 4.4 के पास है। अगर 4 के पास है तो बहुत अच्छा है। तो हमने क्या है, आरबीआई इसको 4 के पास रखने की कोशिश करता है। तो ये क्यों करते हैं, ये क्या किस लिए करता है, ये चीज़ें आपको देखने वाली होगी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबिलिटी होती है, इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस रेट कट्स होता है, अनसर्टेन ग्लोबल कंडीशन, और न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस होता है। ठीक है जी। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये वही दोबारा आ गया। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, डेट कि ये कब हुआ होगी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो उसमें इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, रेपो रेट याद रखना है। ठीक है। और इन्फ्लेशन याद रखनी है आपने, कितनी कितने से चल रही है। ये जो बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस, उनके लिए। दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है ये आपका, ये मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का, ये पूछ सकते हैं। और रेपो रेट क्या होती है, जो मैंने आपको बताया, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये पूछ सकते हैं। अपना मार्जिनल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया टॉप 10 सेफेस्ट सिटी 2025 में। तो इसमें क्या है, एक ना इम्पोर्टेंट है इसमें, सीईओ वर्ल्ड मैगजीन है। क्या है हमारी, सीईओ वर्ल्ड मैगजीन, सीईओ वर्ल्ड। ठीक है जी। ये मैगजीन है, ये आप नाम याद कर लीजिए। अगर आप किसी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पूछ सकते हैं, सीईओ वर्ल्ड। ठीक है। ये 10 सेफेस्ट सिटी है, तो ये पूछ सकते हैं किसने सर्वे करवाया। सीईओ वर्ल्ड एक मैगजीन है, उसने सर्वे करवाया। उसमें क्या है कि सर्वे में 67 ग्लोबल सेफ्टी है, सर्वे करवाया है, और उसमें इसने एनालिसिस किया है कौन सी कंट्री में सबसे सेफेस्ट सिटी है और कौन सी नहीं है। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया, सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया। तो इंडिया में कौन सी सबसे सेफेस्ट कंट्री है, वो है हमारे लिए मैंगलोर। ये इंडेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, बस ये रैंक याद करना है हमने। ठीक है जी। कौन सी सेफेस्ट कंट्री है, मैंगलोर। ठीक है। और जो सबसे कम सेफेस्ट, 10वीं कौन सी, 10वें नंबर पे इस लिस्ट में है, वो है चंडीगढ़। ठीक है। ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये रैंक आप याद कर सकते हैं, 175 रैंक है। और उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वर्ल्ड के लिए कौन सी है, कौन सी कंट्री है सबसे सेफेस्ट, वो है अबू धाबी, यूएई।
उसमें ज़्यादा डिटेल जाने की, और किस किस बेसिस पे इन्होंने किया है ये कई बार पूछ सकते हैं। जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही है उनसे ये पूछ सकते हैं। पर्सनल सेफ्टी के कौन कौन से पे इन्होंने कैलकुलेट किया है कि पर्सनल सेफ्टी है, रिस्क ऑफ मगिंग, रोबरी, कार थेफ्ट, फिजिकल अटैक बाय स्ट्रेंजर, हरासमेंट पब्लिक, इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक स्किन कलर, एथनिसिटी, जेंडर और रिलीजन के बेस पे, प्रॉपर्टी क्राइम होता है, वेंडलिज्म, बर्गलरी, थेफ्ट, और एंड होमिसाइड हो गया, वायलेंट क्राइम होमिसाइड हो गया, मर्डर हो गया। तो इन बेसिस पे इन्होंने ये तैयार की है लिस्ट। तो इसमें हमने याद रखना है बेंगलोर 49th रैंक है हमारी सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें। उसके अलावा अगर वर्ड की बात करें तो ये पूछा जा सकता है यूपीएससी वालों के लिए, ये है इम्पोर्टेंट। यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रिवाइज इनकम टैक्स बिल 2025, वट टैक्स पेयर इन्वेस्टर नीड टू नो। तो इसमें क्या है कि निर्मला सीतारमन जी हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है इसमें याद रखना है कि हमारे निर्मली सीतारमन जी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो वन लाइनर एग्ज़ाम है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। तो क्या है इसमें, इन्होंने हमारे एक इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया था, हमारा जब बजट सेशन था उसके बाद इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उस बजट में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन मांगी थी, कुछ कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने रिकमेंडेशन मांगी थी, तो उसमें 285 रिकमेंडेशन आई। तो उस रिकमेंडेशन में चेंजेस की सिफारिश थी। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि अभी इतनी 285 रिकमेंडेशन आ गई हैं, तो ऐसे करते हैं हम एक नया बिल नया उसमें ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उसके लिए एक नया फिर ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जो बिल ने नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसमें बहुत सारी चेंजेस चाहिए, 285 चेंजेस थी। तो इससे अच्छा वो कहते हैं कि हम नया ही यहाँ एक ड्राफ्ट बिल ले जाते हैं, तो वो इन्होंने दोबारा इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो एक्ट था वो हमारा इनकम टैक्स 1961 को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आएगा। तो पहले क्या प्रॉब्लम क्या थी, अर्लियर विड्रान क्यों किया गया, विड्रान इसलिए किया गया कि उसमें ड्राफ्ट इनकन्सिस्टेंसी थी, कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी, स्टेक होल्डर कमेटी फीडबैक थी, जो मैं आपको बताया कि ऊपर 285 रिकमेंडेशन थी, तो इसलिए वो चीज़ें थी। तो इसमें क्या है आगे जाके हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो नया लेके आया है उसमें क्या है कि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में क्या है, इन्होंने क्या किया, जो नया बिल है वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लेके आए हैं। ठीक है, और उसमें क्या है कि नए बिल में 536 सेक्शंस है, 16 शेड्यूल्स है। पहले वाले में क्या था, 298 थे ओल्डर एक्ट में। ठीक है जी। तो वो एक और क्या किया इसमें क्या किया इन्होंने, टैक्स ईयर को इंट्रोड्यूस किया, ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब क्या होता था, जैसे मान लो मैंने 2024 और 25 का, जो आप लोग इनकम टैक्स भरते होंगे उनको पता होगा, 2024-25 का भरना है तो वो मैं भरूंगा जाके असेसमेंट ईयर में जाके अगले साल में। 2024-25 का मैंने भर रहा हूँ तो वो असेसमेंट मेरा अगला होता था 2025, 25 और 2026। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी बना रखी थी, इससे पिछला होगा उसको बोलते थे प्रीवियस ईयर था। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी बना रखी थी, इनको ख़त्म करके इन्होंने सिर्फ टैक्स ईयर इंट्रोड्यूस किया। आप जिस किस ईयर का भर रहे हो बस उसी का नाम आएगा। तो इन्होंने असेसमेंट ईयर ख़त्म कर दिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर ख़त्म कर दिया। तो इसमें क्या है कि डिजिटल अप्रोच अपनाई है इन्होंने। डिजिटल अप्रोच में क्या किया इन्होंने कि जो ह्यूमन थी, जैसे मान लो किसी के टैक्स का कुछ नोटिस आ गया, कुछ आ गया, तो जाके ऑफिसर को मिलना पड़ता था, किसी को बंदे को मिलना पड़ता था, तो वो इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। उसकी जगह पे इन्होंने क्या किया, डिजिटल अप्रोच है। जो भी होगा, जैसे मेल पे आपको करेंगे, जहाँ मेल पे आपको रिप्लाई करेंगे आपका ये पेंडिंग है, जहाँ आप मेल पे आप रिप्लाई कर सकते हो कि ये इशू है ना, तो वो चीज़ें ये इन्होंने इसमें की है। तो इसमें क्या है कि टैक्स स्लैब इन्होंने कोई चेंज नहीं की। आपको पता है इस साल बजट में क्या कहते थे, 12 लाख तक, 12 लाख तक निर्मला जी ने इसको क्या किया था, रिबेट कर दिया था टैक्स को। तो अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, टैक्स रिबेट वाला स्लैब वही है। ठीक है जी। और इसमें नई चीज़ें दी रखी हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है वन लाइनर के लिए। वन लाइनर के लिए यही है कि क्यों क्या किया, उसके अलावा 10 चेंजेस है, रिफंड क्लेम पॉसिबल फॉर लेट रिटर्न, ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 80 में सेक्शन है। तो ये चीज़ें हैं। चलो इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप सबको पता ही है, जो अभी लेटेस्ट हमारी पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई है। जो सबसे पहले तो क्या हुआ था पहलगाम में, आपको पता है, जो
26 सिविलियन किल्ड बाय थे। वो टेररिस्ट फ्रंट नाम की एक प्रोक्सी पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा का, ठीक है, ये कोई आतंकवादी संगठन है, ये आप नाम याद कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेड है। तो ये इन्होंने कहाँ अटैक किया था, पहलगाम में, द जिस्टन फ्रंट ने। तो उसके बाद इंडिया ने इसका बदला लेने के लिए इन पे पाकिस्तान पे अटैक किया। तो इसमें एक तीनों हमारी सेनाएं में, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ने एक्शन किया था। तो उसमें क्या है, इनके काफ़ी ठिकानों पे अटैक किया था, मिसाइलें मारी गई थी। तो उसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट के बाद हमारा क्या है कि कुछ हमारी जो ऑफिसर एंड आर्मी मैन ना, उनको अवार्ड दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले अवार्ड दिया गया सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल, हाईएस्ट वार्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड। तो इसमें क्या है कि आपको 4 ऑफिसर्स को अवार्ड मिले हैं। तो 4 ऑफिसर्स में आप को याद नहीं रख सकते, बस इतना याद रखिए कितने को मिले हैं, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म पढ़िए क्या है, हाईएस्ट वार टाइम। उसके अलावा आ गया उत्तम युद्ध सेवा मेडल आ गया, ठीक है। जैसे ये याद रखिए, जो एक वर्ड आप याद रख सकते हो, किसको मिला, वाइस एडमिरल तरुण सौप्ती, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है जी। उसके अलावा बाजू 7 कितने ऑफिसर्स को मिला, 26 को मिला, वन लाइनर में। और उसके अलावा आप नाम इनमें से नहीं ज़्यादा याद रख सकते, बस यही चीज़ें याद रखें, इतना वो पूछेंगे भी नहीं। उसके बाद आ गया पीएम मोदी 79 इंडिपेंडेंस डे होल स्पीच की पॉइंट। तो जहाँ पे देखिए कि 15 अगस्त को हमारी इंडिपेंडेंस डे होती है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उस दिन में स्पीच की है। तो उसमें क्या है कि ये हमारी 103 मिनट की स्पीच है रेड फोर्ट की, जो कि आज तक की सबसे लंबी स्पीचों में से भी एक है। तो इसमें क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ चीज़ों के टॉपिक के बारे में बात की है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी किसी भी स्कीम के बारे में बात करते हैं, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसकी इसमें भी उन्होंने जो चीज़ों के बारे में बात किया, तो आप उन चीज़ों के बारे में, उन स्कीम्स के बारे में तो पढ़ ही लो एक बार, ठीक है। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया, ये तो सबको पता ही होगा कि पहलगाम अटैक के बाद, जैसे मैंने ऊपर बता दिया कि द जिस्टर्न फ्रंट थी, तो आतंकवादी संगठन थी, तो इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये लश्करा बेस लश्कर की ये प्रॉक्सी है, ये पूछ सकता है। तो उसके बारे में है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात कर सकते हैं, मिशन सुदर्शन चक्रा के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये क्या है कि क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत में, तो उसमें क्या है, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बनाने हैं, फर्स्ट डोमेस्टिक टू बी रोल आउट बाय 2025 तक हमने फर्स्ट अपनी डोमेस्टिक चिप बनानी है। न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर टू बूस्ट देना हो, तो हमने क्या है, हमने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए बूस्ट करना है, कंपनीज को देना, ताकि वो हमारी इनोवेशन और एनर्जी की जो गैप है उसको कंप्लीट कर सकें। कॉल टू इनोवेटिव यूथ आज टू डिज़ाइन इंडिजिनियस जेट इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फर्टिलाइजर अदर। तो जो क्या है, हमारे यूथ है उसको मोटिवेट करना है कि वो जेट इंजन के डिज़ाइन में पार्टिसिपेट करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फर्टिलाइजर, अदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो जो चीज़ें हम मतलब बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हम अपने देश में उसको बनाएं। अपने देश में बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम मान लो कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, इंपोर्ट करने से क्या होता है, हमें क्या होता है कि हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है। तो जो हम डॉलर्स में पे करते हैं, तो हमारा क्या है, कैश रिजर्व कम होता है, फॉरेन कैश रिजर्व कम होता है। तो वो हमें क्या, हमारे देश के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। जो इसलिए क्या है कि अगर हम अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे देश में इंपोर्ट को कम करना है और हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। तो यही हमारा आत्मनिर्भर भारत और टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस का एम है। उसके अलावा क्या बात है, एनर्जी एंड रिसोर्स इंडिपेंडेंस, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, एक्सप्लोरेशन ऑफ 12 साइट्स करनी है फॉर की इंडस्ट्री एंड डिफेंस मिनरल। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है, हार्नेसिंग ऑफशोर एनर्जी टू कट फॉरेन फ्यूल डिपेंडेंस। हमें क्या है कि फॉरेन अपने देश में हमें क्या एक्सप्लोर करके डीप वाटर को, फॉरेन पे जो हम फ्यूल फ्यूल हम मंगवा रहे हैं, फ्यूल पे हमारा जो खर्चा हो रहा है, गोल्ड रिजर्व हमारे अपना फॉरेन एक्सचेंज हमारी यूज़ हो रही है, उसको कम करना है। उसके अलावा क्लीन एनर्जी मिशन है, इंडिया रीच्ड 50% क्लीन एनर्जी टारगेट इन 2000, 5 ईयर एड ऑफ शेड्यूल। दुनिया में ना एक कार्बन क्रेडिट नाम से, मैं इसके बारे में आगे वाले लेक्चरों में भी बात करूंगा, कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट है। तो उसमें क्या है कि हमने जो कुछ भी बर्न करते हैं, है ना, कुछ भी हम पोल्यूशन करते हैं, उसमें कार्बन प्रोड्यूस होती है।
तो वर्ल्ड में एक कंसेप्ट चल रहा है कार्बन क्रेडिट। तो वो कुछ कंट्रीज़ को कुछ कोटा दिया गया है कि आपने इतनी ही कार्बन जनरेट करनी है, अगर आप इससे ज़्यादा करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वो ही हमने क्या करना है कि क्लीन एनर्जी माइलस्टोन, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस कार्बन क्रेडिट को कम करके, इससे क्या है कि एनवायरनमेंट का भी अच्छा होगा और दुनिया में जो क्या है कार्बन क्रेडिट कम होगा। ठीक है जी। एनवायरनमेंट के हमारे बहुत ज़्यादा हम लोग कॉन्शियस हो रखे हैं अब वर्ल्ड लेवल पे। तो वही है कि एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसको बचाने के लिए हम क्लीन एनर्जी माइलस्टोन की तरफ जा रहे हैं और कार्बन क्रेडिट को कम कर रहे हैं। और न्यूक्लियर एक्सपेंशन क्या है, प्लान टू, हमने अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी है 10 फोल्ड बाय 2047 विद 10 न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन। ये पूछा जा सकता है कि हमारे कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी। और कब तक हमने करनी है, 2047 तक। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। इसमें क्या है, नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद जीएफटी रिफॉर्म्स के बारे में बाय दिवाली, लोअर टैक्सेस आर एसेंशियल टू बेनिफिट एमएसएमई और लोकल। ये तो अभी क्या है गवर्नमेंट ने कर ही दिया, आपको पता ही है कि जीएसटी के बारे में क्या, हमारे जीएसटी स्लैब जो काफ़ी जो है वो कम की गई है, काफ़ी चीज़ों में कम की है। तो मिडिल क्लास को बेनिफिट दिया गया है इसमें। तो उसके आगे चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड डेमोक्रेटिक ग्राफिक डिविडेंड। तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इसमें क्या है 1 लाख करोड़ स्कीम, 15,000 टू न्यूली एम्प्लॉयड यूथ टारगेटिंग 3 करोड़ बेनिफिशियरी। तो उसमें क्या है कि हमारा न्यूली एम्प्लॉय को, हमने यूथ को एम्प्लॉयमेंट करनी है 15,000 और टारगेट है 3 करोड़ बेनिफिशियरी हो, ये इसकी बात हो रही है। उसके बाद हेल्थ केयर के बारे में हो रही है, एग्रीकल्चर के बारे में हो रही है। एग्रीकल्चर में क्या है, धन्य धन्य कृषि योजना फॉर 100 बैकवर्ड फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए हो रहा है। तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क पल्सेज जूट इन फल से जूट एंड सेकंड राइस वीट कॉटन फ्रूट वेजिटेबल। तो इस चीज़ों के बारे में भी आप जान लो, इसको रट लो कि इंडिया रैंक्स है फर्स्ट इन मिल्क पल्सेज एंड जूट में, और सेकंड किस किस में है, राइस वीट और कॉटन फ्रूट वेजिटेबल। तो इसमें क्या है कि हमें पूछा जा सकता है। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हमारे क्या है, जो मैंने आपको पीछे बताया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसमें क्या है 4 लाख करोड़ तक क्रॉस कर गया है। और स्पेस और इनोवेशन में क्या है, इंडिया स्पेस स्टेशन प्रेपरेशन अंडरवे है, और 300 स्पेस स्टार्टअप्स इनोवेटिंग इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड डीप स्पेस मिशन। नेक्स्ट है नेशनल इंटेग्रिटी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, हाई पावर डेमोक्रेटिक मिशन टू एड्रेस लीगल इन्फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्ट बॉर्डर लिवलीहुड। मिशन फॉर विकसित भारत कब है, ये तो आप रट ही लो, 2047 का ईयर पूछा जा सकता है। और ये क्या मिशन है वो हम आने वाली वीडियोस में आपसे बात करूंगा, तो आपको ये चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट चलते हैं हम, ये अंबानी इज लेट 2025 हुरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये बस ये देख लो कौन सी कंपनी पहले नंबर पे है, अंबानी है। ठीक है जी, वो तो सबको पता ही है कि अंबानी जी पहले नंबर पे है। कौन से सेक्टर में, एनर्जी है। उसके अलावा दूसरी कंपनी कौन सी है, बिरला है जी। ये चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा कोई, ये पूछ लीजिए, पूछ सकता है कौन से में है। जिंदल स्टील है, ये किस में है, मेटल में है। बस इतना, 3 कंपनीज है, उसके अलावा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा चलते हैं आरबीआई फ्री एआई फ्रेमवर्क शेपिंग एथिकल एआई इन इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे देश में अभी जो हमारे आरबीआई ने कमेटी बिठाई थी दिसंबर 2024 में। तो उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य, जो आईआईटी बॉम्बे से थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आईआईटी कौन सी, ये आरबीआई की फ्री फ्रेमवर्क जो है एआई फ्रेमवर्क है, उसमें कौन चेयरमैन थे कमेटी के, वो है डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य आईआईटी बॉम्बे से। तो इन्होंने कमेटी बनाई थी, तो कमेटी ने एआई को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ सर्वे किए थे। तो वो सर्वे करने के बाद इन्होंने एक ऑब्जेक्ट दिया था, जिसका मतलब क्या था कि जो यूज़ है एआई का, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ट्रस्ट फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी। तो ये हमने क्या है अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एआई टेक्नोलॉजी हमने अपने बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई में इंट्रोड्यूस करनी है, तो कैसे करनी है, तो उसके बारे में बात है। तो उसके बारे में क्या है कि गेन फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट क्या है। तो उसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, रिस्क एनालिटिक्स होगा। ठीक है, ये मल्टी लैंग्वेज डोमेन टर्न मॉडल होगा।
तो मल्टी लैंग्वेज में होगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप उसको एआई चैट बॉक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, मान लो हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, तो तमिलियन, तो हम उसमें क्या है, एक सैंड बॉक्स बना के, तो एआई बेस्ड इनोवेटिव सैंड बॉक्स बना के इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से, और उन लोगों को फैसिलिटी दे सकते हैं जो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं है। पर इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बायस है, ओपेसिटी है, बायस है कि ये ऑटोमेटिकली बायस कर सकता है कुछ लोगों के साथ। तो इसमें हुलसिनेशन है। हुलसिनेशन क्या होता है, हुलसिनेशन होता है कि जब वो जो हमारा एआई होता है वो इनकरेक्ट और नॉन सेंसर इन्फॉर्मेशन देता है, जबकि उसको हमने वैलिड डाटा दिया था। मॉडल ड्रिफ्ट क्या होता है कि टाइम के साथ ये कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। ठीक है जी। एक इसमें ब्लैक बॉक्स बॉक्स मॉडल भी होता है, उसका भी हमारे पास हमारे लिए चैलेंज है इसमें एआई में। उसमें क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स मॉडल का क्या मतलब होता है कि एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जब उसको इनपुट देते हैं और आउटपुट जो देता है वो उसका हमें पता नहीं किस लॉजिक पे दे रहा है, बस दे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल। ठीक है जी। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं इसमें। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें इसमें क्या है कि ये काफ़ी और जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो इनका जो जो है वो यूज़ करते हैं रिस्क टियर रूल्स यूज़ करते हैं। सिंगापुर वाले करते हैं ब्लेंड एंड टूल किट यूज़ करते हैं, फिएट वेरिएट्स करते हैं। ठीक है जी। अपना इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की लाइन क्या है, इंडियाज लाइन इज़ प्रो इनोवेशन विद सेफ गार्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ये याद रखना है। इंडिया का मिशन कौन सा है, ये वाला प्रो इनोवेशन विद सेफ गार्ड। ठीक है जी। ये हम लोगों ने याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसके अलावा क्या है कि 7 सूत्रास दिए हैं, उसमें 7 सूत्र है कि ट्रस्ट, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, फेयरनेस एंड इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन, सेफ्टी, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसको इंप्लीमेंट करने के 6 स्ट्रेटजी पिलर दिए हैं। वो 6 स्ट्रेटजी पिलर कौन से हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, कैपेसिटी, गवर्नेंस, प्रोटेक्शन, एश्योरेंस, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है जी। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये है, इसमें बताया गया यूपीएससी के लिए है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो सिविल सर्विस के लिए, तो इसका स्लो हुआ है अभी तक काफ़ी है, ओनली 20.8% जो है उसको एंटिटीज़ आर डेवलपिंग है। और टीयर 1 में यूसीबी है जो बैंक है वो सिर्फ 0% यूज़ कर रहे हैं। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में लेस देन 10% है। तो अभी इसका बहुत कम है यूजेस अभी, मतलब काफ़ी टफ है इसको इम्प्लीमेंट करना अभी। ठीक है जी। उसके अलावा आगे चलते हैं हम ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में। तो गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है। तो ये किस लिए लेके आए हैं, जो इसलिए लेके आए हैं कि जैसे हमारे पास काफ़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें पैसे लगते हैं, जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, रमी हो गया। तो उन चीज़ों को क्या है गवर्नमेंट बैन करना चाहती है। तो बैन क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट, उसका कारण गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम इसलिए करना चाहते हैं। एक तो क्या है इसमें सबसे पहले कि फिनेंशियल रूल है। मान लो अब क्या है, बच्चे हैं जहाँ बड़े हैं, तो इसमें 50-50 हज़ार कोई कर्जा लेके लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, वो डूब जा रहा है, तो उसके बाद क्या है सुसाइड कर रहा है। तो वो अपने यूथ को बचाना चाहती है गवर्नमेंट। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है कि जो फॉरेन फंडिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है इसके थ्रू, उस चीज़ को प्रोहिबिट करना चाहती है। ठीक है। तो इसमें क्या है गवर्नमेंट ने बिल में ऑनलाइन गेमिंग को 3 मेजर सेगमेंट में डिवाइड किया है। ई स्पोर्ट्स में, ठीक है ये जो कि स्किल बेस पे होंगी। उसके अलावा क्या है ऑनलाइन सोशल गेमिंग है जो प्लेड फॉर रिक्रिएशन विदाउट मॉनिटरी रिवार्ड, मतलब कोई मॉनिटरी रिवार्ड नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है जी। जैसे क्या है कि आप इतने पैसे लगाओ, मेंबरशिप लो, जो भी है इसमें। मैं तो खेलता नहीं हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है, पर मैंने सुना है कि इसमें आता है कि ड्रीम इलेवन में बंदा अमीर बन गया, इतने पैसे लगाया, तो कुछ तो लगाते होंगे, फिर ही मिलते हैं, तो गैम्बलिंग टाइप हो जाता है, तो इसमें हारने के चांसेस भी होते हैं, है ना। तो ऑनलाइन मनी गेम्स इन्वॉल्व स्टेकिंग और डिपॉजिट, उसमें इसको 3 टाइप्स में किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने में किया है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसमें, ये पूछ सकते हैं। फिर उसमें आगे चलते हैं हम कि अगर ये बंदा, इसमें क्या है कि नहीं करते हैं ये लोग, तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी। इसको बंद कर देते हैं, अगर वो कंपनीज है वो दोबारा करती है तो उसमें इसको वॉयलेट करती है रूल को, तो क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है कि 1 करोड़ का फाइन हो सकता है और 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। उसके अलावा दोबारा करता है तो उसको क्या है 3 से 5 ईयर की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और 2 करोड़ रुपये फाइन भी हो सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर मान लो फिर भी नहीं मानते तो उसका जो डोमेन है तो उसको बैन भी कर सकती है गवर्नमेंट।
डोमेन को बैन भी कर सकती है। डोमेन का मतलब www.dream11.com है, जैसे उसको बैन कर देगी, है ना। तो ऐसे है गवर्नमेंट ये सोच रही है इसमें ऐसे करने की। तो इसमें क्या आएगा, गवर्नमेंट एक और चीज़ है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो, गवर्नमेंट अपना एक नेशनल ई स्पोर्ट लेके आ रही है। ये आप लोग याद कर लिए, ई स्पोर्ट अथॉरिटी, नेशनल नेशनल ई स्पोर्ट अथॉरिटी, स्पोर्ट अथॉरिटी, इसको सेटअप करेगी इसमें बिल में। तो ये क्या है कि ये गवर्न करेगी प्रोफेशनल गेमिंग की टूर्नामेंट, और स्पॉन्सर करेगी, स्पॉन्सरशिप करेगी जो ई गेमिंग्स है ना, ई गेमिंग्स जिसमें मनी ना इन्वॉल्व हो, वो वाली गेमिंग को जो स्किल बेस पे हो, ठीक है जी, उनको प्रमोट करेगी। मॉनिटरी नहीं इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो इसमें और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है हमारे, ये पूछा जा सकता है। ये है अश्वनी वैष्णव जी, ठीक है जी। तो हमारे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर भी यही है, ठीक है जी। जो वन लाइनर स्टेट के एग्ज़ाम है ना, उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम है, हिमाचल पुलिस, हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का है, तो उसमें क्या पूछी जा सकती हैं, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी मिश्र वैष्णव जी, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी यही है, ठीक है जी। तो उसके आगे चलते हैं हम। तो उसके अलावा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये आप चीज़ें याद कर लीजिए। चलो आज के लिए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आज मेरा पहला लेक्चर था। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ आउटकम, कल हम अपलोड करेंगे और कल इसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल मेरा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ट्रिकी करंट अफेयर्स नाम है मेरे चैनल का। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।